इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप चाहे तो अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या है इसकी बात कर ले। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको हमने बताया, क्या रहेगा हमारे पास, वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स होती है और इन रेखाओं को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। ठीक है, फिलहाल हम तो बात फ्लक्स की कर रहे हैं। फ्लक्स क्या होगा याद रखनी है, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत, किसी काल्पनिक पृष्ठ के, अब इनमें से जितनी वैद्युत बल रेखाएं हम मान लेते हैं कि इस पृष्ठ को काटेंगी, जितनी वैद्युत बल रेखाएं, इस फ्लक्स क्या होता है, तो किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, तो पहली बात तो अब हमको ये समझ में आ गई। दूसरी एक बात और कर लेते हैं यहीं पर कि क्या हमेशा, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स टीचर। बेटा फिजिक्स में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल के बारे में। ठीक है, आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अलग तरह से कुछ और निकालते हैं, अलग अलग शेप में बात करते हैं निकालने की, और इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए हमारे पास पूरा एक चैप्टर बना दिया है जिसका नाम है गॉस। ठीक है, यानी गॉस की प्रमेय। ठीक, ये बोर्ड पेपर में आपको कम से कम 3 से 5 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है ऐसा चैप्टर। ठीक है, और इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप चाहे तो अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या है इसकी बात कर ले जरा। देखो, पहले नंबर पे आपको बता रहा है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है ना। वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक भी बताना है और इसकी विभा भी बतानी है। क्वेश्चन ही है। ठीक है, फिर पूछ रहा है गॉस की प्रमेय क्या होती है, जो कि चैप्टर का नाम है, और पूछ रहा है इसकी उपपत्ति कैसे होती है, यानी इसकी उपपत्ति का मतलब इसकी प्रूवमेंट क्या है। ठीक है, संबंधित एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो गॉस की प्रमेय है इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि इस गॉस की प्रमेय का ही उपयोग करके हमको रेखीय घनत्व के बारे में बात करनी है, और फिर उस घनत्व का उपयोग करके, रेखीय घनत्व का उपयोग करके हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का यूज करना है हमें, यूज करके हमको कुछ और नई चीजें भी यहाँ पर निकालनी है। ठीक, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको हमने बताया, क्या रहेगा हमारे पास, वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, देखो इससे पहले आपने पढ़ा था वैद्युत बल रेखाएं क्या है ना। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, किसी भी आवेशित कण से निकलने वाली वे अदृश्य रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र का लगातार प्रदर्शन करती हैं, अविरत प्रदर्शन करती रहती हैं, उन रेखाओं को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। ठीक है, अब मान लो यहां पर आपको दे रहा है, कह रहा है ये धन आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश से जो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरह से, कैसी होगी, इस तरह से, कैसी होगी, इस तरह से, इस तरह से। आपको अलग अलग बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। सभी दिशाओं में निकल देंगे कि नहीं निकल देंगे, बिल्कुल। ठीक है, दो बातें, पहली बात, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी इनकी दिशा कहां होगी, बाहर। कहां होगी, बाहर की ओर। ठीक है, और अगर माइनस क्यू आवेश की बात करेगा तो माइनस क्यू आवेश के कारण इनकी जो दिशा होगी वो होगी भीतर। कहां होगी, भीतर। ठीक है, यानी जैसे ये आपको दे रहा है प्लस क्यू आवेश, तो इसकी डायरेक्शन कहां है, देखो आवेशित कण से बाहर की ओर। कहां तक जाएंगी ये, अनंत तक। कहां तक जाएंगी ये, अनंत तक जाएंगी। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे कह रहा होता कि माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होंगी, ये अनंत से चलेंगे और आवेश तक आएंगे। अनंत से चलेंगी और कहां तक आएंगी, आवेश तक आएंगी। बात समझ में आई कि नहीं है। तो
तो ये जो रेखाएं होती हैं ये दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है। कैसी होती है? अदृश्य होती है। और इन रेखाओं को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। ठीक है, फिलहाल हम तो बात फ्लक्स की कर रहे हैं। फ्लक्स क्या होगा? देखो, किसी भी काल्पनिक प्रश्न से, परिभाषा याद रखनी है, किसी भी काल्पनिक प्रश्न के लंबवत, किसी काल्पनिक प्रश्न के लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब जैसे मान लो हमको ये एक प्रश्न दे रहा है और इस प्रश्न का पूरे का क्षेत्रफल कितना है? ए। अब हमसे कह रहा है कि इसके छोटे से भाग को ले लेते हैं। अब इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल तो ए नहीं हो सकता, तो हमने क्या मान लिया? डी ए। क्या है? डी ए। अब यहां पर हमने कोई आवेश रख दिया, इस आवेश के कारण कुछ वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही, कुछ वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल कर जा रही। ठीक है, समझना। लेकिन कुछ वैद्युत बल रेखाएं जो हैं इस तरह से निकल रही। अब इनमें से जितनी वैद्युत बल रेखाएं हम मान लेते हैं कि इस पृष्ठ को काटेंगी, जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर निकलेंगी, उनकी संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। मतलब कि इस पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं हैं उन सभी को हम बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स, यानी उनकी संख्या को हम बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो अगर आप समझ रहे हैं तो फ्लक्स को हम यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं फाई से। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? फाई से। यानी फ्लक्स जो होता है वो होता है फाई, और इसका मान अगर निकालना है तो अभी आपको मिलेगा E इंटू में डी ए। आप समझ रहे? ठीक है, तो ये जो फाई है ये भी आपको मिलेगा डी फाई। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अगर थोड़ा ले रहे तो फ्लक्स भी आपको कैसा मिलेगा? थोड़ा सा मिलेगा। ठीक है, अब लेकिन अगर कभी कहता है कि इस फ्लक्स का हम क्या करें कि अगर ये जो क्षेत्रफल है धीरे धीरे बढ़े, अगर इस क्षेत्रफल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो इसमें संख्या जो है वैद्युत बल रेखाओं की उनकी भी संख्या बढ़ती जाएगी। तो अगर आपसे कहता है कि इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो भाई पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसके लिए आपको फ्लक्स का क्षेत्रफल बढ़ाना है। तो अगर यही कहता है पूरे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, और पूरे पृष्ठ से बद्ध जो फ्लक्स मिलेगा वो हो जाएगा फाई, और अब फाई की वैल्यू लिखेंगे E इंटू, फाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? E इंटू ए। तो याद रखना हमने यहां पर दो अलग अलग तरह से फ्लक्स बताया। पहला, किसी अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स या बद्ध फ्लक्स, और दूसरा हमने बताया कि पूरे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स। ठीक, पहली बात समझनी है कि फ्लक्स क्या होता है। तो किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर हमारे पास पृष्ठ का क्षेत्रफल छोटा है तो हम उससे फ्लक्स जो बनाएंगे उनका मान भी क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि छोटे क्षेत्रफल से कम वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। लेकिन अगर इसी पृष्ठ के क्षेत्रफल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो फिर यहां पर फ्लक्स का मान भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो पहली बात तो अब हमको ये समझ में आ गई। दूसरी एक बात और कर लेते हैं यहीं पर कि क्या हमेशा ऐसा होगा कि ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ को लंबवत काटेंगी? नहीं, है ना। कभी कभी क्या हो सकता है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इस पृष्ठ से कोई एंगल बना के जा रही है। यानी अब अगर वैद्युत बल रेखाओं की हम बात करते हैं तो पृष्ठ की दिशा से उन्होंने थीटा कोण बना लिया। कितना कोण बना लिया? थीटा। यानी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल इस दिशा में प्रदर्शित कर रहा है और वैद्युत बल रेखाएं इस दिशा में जा रही हैं। तो इसका मतलब दोनों के बीच में अभी कितना एंगल आ गया? थीटा। तो ये बात बहुत समझने वाली है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। यदि वैद्युत बल रेखाएं
क्षेत्रफल सदिश से थीटा कोण बनाती हैं। कितना कोण बनाती हैं? अगर थीटा कोण बनाती है तो हम दो तरह से काम करेंगे। पहला, अगर आपको क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर लगा के दे रहा है तो आप इनको इनकी डायरेक्शन के हिसाब से रखेंगे। यानी तब आप यहां पर फाई की जो वैल्यू है या डी फाई की जो वैल्यू है वो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी रखेंगे, और इसको अगर आप वेक्टर से बाहर करेंगे तो ई इंटू डी ए इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, यानी फाई बी, डी फाई बी या डी फाई इक्वल क्या आ जाएगा? ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब ये कैसे आया? तो देखो भाई, दोनों वेक्टरों के बीच में क्या लगा है? डॉट। और जब डॉट लगा होता है तो ये होता है अदिश गुणन। क्या होता है? अदिश गुणन। और जब अदिश गुणन होता है तो वो कौन सा फैक्टर लेके बाहर निकलता है? कॉस थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? तो ये है आपका वैद्युत फ्लक्स। अब यदि हम इसके आगे एक छोटी सी बात और बढ़ाना चाहें तो क्या हो सकती है? अगर आपको यहां पर ये कह देता है कि जो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, मान लीजिए वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया। अगर वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया है, मान लो यहां पर भी ई का आपको परिमाण दे रहा है, यहां पर ए का आपको परिमाण दे रहा है, तब आप क्या करोगे? तब आप कैसे प्राप्त करोगे? तो अब जो बता रहे हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत ध्यान से। यदि जैसा कि ये बता रहा था कि वैद्युत बल रेखाओं और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कितना एंगल है? थीटा। तो आप इस ई की वैल्यू को यहां लाकर लिखेंगे। अब अगर आप इस ई की वैल्यू को यहां लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे? ई cos थीटा। क्या लिखेंगे? ई cos थीटा। उस कंडीशन में आप डी फाई इक्वल लिख सकते हैं ई की जगह पर ई cos थीटा और इनटू में डी थीटा। तो वैल्यू देखिए वही है, डी फाई इक्वल ई इंटू डी ए इंटू में कॉस थीटा। मिलती है कि नहीं मिलती है? ठीक है, तो याद रखना, अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया जाएगा तो भी आपका फॉर्मूला वही आना है, और वेक्टर ना दिया जाए, केवल परिमाण दिए जाए, तब भी आपका फॉर्मूला वही है। ठीक, तो परिभाषा याद करनी है एक बार फिर से। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई इक्वल हो जाएगा ई इंटू ए, या डी फाई इक्वल हो जाएगा ई इंटू डी। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, इसी क्वेश्चन में आगे एक और पार्ट है, कह रहा है इसका मात्रक और विमा भी बताओ। ठीक है, यानी इसका मात्रक और विमा भी हमको क्या करना है? बताना है। तो भाई देखते हैं इसका मात्रक कैसे बनता है, क्या बनता है। आई, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल होता है ई इंटू ए या ई इंटू डी, ए डी फाई इक्वल, दोनों एक ही बात है। अब अगर ई की बात करते हैं तो ई क्या है? ई है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? एक होता है वोल्ट बटे मीटर, और एक का मतलब आ जाएगा क्षेत्रफल, इसका क्या मतलब हुआ? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्या हुआ? कैंसिल। और एक मात्रक हमको इसका मिल गया वोल्ट इनटू मीटर, पहला मात्रक। लेकिन अगर कहीं कहीं पर आपको ई का मान वोल्ट में ना दे रहा हो तो भाई यहां पर एक और फॉर्मूला होता है, न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, और इनटू में क्या चल रहा था? क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो ये इसका हो गया दूसरा। ठीक, तो इसका मतलब फाई के आपके कितने मात्रक हो गए? दो। पहला मात्रक आप लिख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर, और दूसरा मात्रक आप लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, फिर आपसे कहता है इसकी विमा बताओ। तो विमा नहीं दो होगी, विमा एक ही होगी। अगर हम इसकी विमा निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही रखना पड़ेगा, ई इंटू ए। अब ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी,
जिसकी विमा निकाली थी ml² t की पावर -3 और a की पावर -1, जबकि क्षेत्रफल की विमा क्या होती है l²। तो यहाँ पर अब हमें 5 इसकी विमा क्या मिल जाएगी ml की पावर 3, t की पावर -3 और a की पावर -1। ठीक, एक नंबर का क्वेश्चन है भैया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्रक और विमा। ठीक है, दोनों आते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सरल है कि फ्लक्स क्या होता है, समझ में आ गया। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, समझ में आ गया, और इसकी विमा क्या होती है, समझ में आ गई। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो हमको क्या बता रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय जो है वो फ्लक्स से ही संबंधित है। अब फ्लक्स से संबंधित है तो मतलब क्या हुआ, देखो फ्लक्स क्या था कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाली या गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या थी। ठीक है, अब अगर गॉस ने जो बताया वो क्या बताया, उन्होंने गॉस ने सबसे पहले एक बात बिल्कुल निश्चित कर दी थी, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद। पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद, क्लोज, समझना। तो उन्होंने सिर्फ इतनी बात बताई कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स या किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स। ठीक है, तो इससे फ्लक्स कब बनेगा, जब इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और वैद्युत बल रेखाएं कब निकलेंगी, जब इसके अंदर कुछ आवेश होगा। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का, भाई एक नहीं हो सकता है कि यहाँ पर कई सारे आवेश रखे हैं, यहाँ पर कई सारे आवेश रखे हैं। ठीक है, तो इन सारे आवेशों का जो परिणाम होगा, का जो रिजल्ट होगा, ठीक है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझना कि यहां से बनने वाला जो कुल फ्लक्स हुआ, कुल फ्लक्स तो अब फाई होगा, या कुल फ्लक्स यानी फाई का जो मान होगा वो इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का, यानी क्यू नेट, नेट मतलब कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अगर हम लिखने की बात करते हैं तो बहुत ध्यान से समझना, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश मतलब यहां पर लिखना ब्रैकेट में क्यू नेट का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, और यहां पर आप लिखना अर्थात फाई इक्वल क्यू नेट अपॉन ε0। बात समझ में आ गई क्या, नहीं है? ठीक है, समझो फिर से कि पृष्ठ के भीतर इस तरह से बहुत सारे अलग अलग आवेश रखे। अब इन सभी आवेशों को रखने के बाद बाहर जितना फ्लक्स निकलेगा वो तो डिपेंड करेगा इनके नेट या परिणामी पर। तो यहां पर जो भी आपका परिणामी आवेश है, कुल आवेश है, उस आवेश का 1/ε0 गुना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी उपपत्ति करके दिखाओ, इसकी प्रूवमेंट करके दिखाओ कि कितना आवेश है, या ये जो आपने फॉर्मूला निकाला है ये सही है। तो प्रूवमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रूवमेंट करने के लिए हम छोटा सा काम करेंगे। छोटा सा काम हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, और ऐसा बंद पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर। अब बंद पृष्ठ का मतलब समझ रहे हो ना, हम त्रिज्या दे रहा थी, हमने कैसा पृष्ठ ले लिया, गोलीय।
त्रिज्या दे रहा, कैसा पृष्ठ ले लिया, गोलीय पृष्ठ। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमने कितनी ले ली, आर, कैपिटल आर। ठीक, इसके केंद्र पर अभी हमने केवल प्लस क्यू एक आवेश रखा। कितना आवेश रखा, प्लस क्यू। और प्लस क्यू आवेश रखने के कारण इसके पृष्ठ पर हम किसी भी बिंदु पर, पृष्ठ पर हम क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं कि नहीं। यानी हम सबसे पहले ये मान लें कि इसके पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल है जिसका मान कितना है, डी। कितना है, डी। ठीक, तो आइए यहां पर हम निकालते हैं सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो भी तीव्रता आपको मिलेगी वो मिलेगी E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में क्या आएगा, R स्क्वायर। समीकरण 1 मान लो। ठीक है, यानी ये बिंदु आवेश माना और इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता मिल गई वो मिल गई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र मिलेगा धन आवेश है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी, बाहर की ओर, लिख दो भाई वेक्टर। ठीक, दूसरी बात हमने क्या किया, यहां पर जो क्षेत्रफल लिया है इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कहां है, वो भी बाहर की ओर, तो इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर डी। लिखेंगे नहीं, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से, बहुत ध्यान से देखो, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या निकालेंगे, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जो भी यहां से फ्लक्स गुजरेगा वो पूरा नहीं होगा क्योंकि क्षेत्रफल छोटा है, तो थोड़ा हो गया, जिसे हम लिखेंगे डी फाई। और डी फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। ठीक है, अब क्या है कि जो हमने छोटा क्षेत्रफल लिया है इसी तरह से हम कई सारे क्षेत्रफलों को ले लेंगे, और जब कई सारे क्षेत्रफलों को ले लेंगे तो उन सभी क्षेत्रफलों को हम क्या कर ले, योग, और जब हम इन सभी क्षेत्रफलों का योग करेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा पृष्ठ, है ना, तभी तो मिलेगा पूरा पृष्ठ। तो हम क्या करेंगे कि अगर आपको इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए तो इस तरह से जो डी क्षेत्रफल लिए इन सब का हम क्या करेंगे, योग। और मैथमेटिक्स में योग करने के लिए बहुत सिंपल है कि हम इसका क्या कर दे, समाकलन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए, ठीक है, क्या करने पर, समाकलन करने पर, तो इधर भी समाकलन कर दो और पूरे पृष्ठ के लिए इसलिए क्लोज करेंगे, यहां पर लिखेंगे डी फाइव इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डीए, और इसे हम लिख सकते हैं ई इंटू डीए। बता देना थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए तो यहां पर कितना आ जाएगा, ई इंटू डी। ठीक है, ई इंटू में क्या आ जाएगा, डी। अब आपको भी पता है कि हमें समाकलन करना है, क्या करना है, समाकलन। तो समाकलन हमेशा उसी का किया जाता है जिसके साथ डी लगा होता है, जैसे यहां पर डी लगा है फाई के साथ, तो यहां पर समाकलन किसका होगा, फाई का, यानी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल ई के साथ तो डी नहीं लगा, ई कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और डी लग जाएगा, डी लगा है ए के साथ, तो इसका समाकलन कर दीजिए समाकलन। तो अब अगर हम फाई बी का समाकलन करते हैं या फाई का समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा फाई, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की वैल्यू होती है फाई। उसी तरह से यहां पर जो वैल्यू आपको दी गई है, ये वैल्यू दी गई है ई,
और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए मतलब अब हमने पहले छोटे से गोले का लिया था, अब हम पूरे गोले का क्षेत्रफल लेंगे। तो भाई पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और अब चाहो तो आप ई की वैल्यू जो अपने समीकरण फर्स्ट में निकाला था वो भी रख ले, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इनटू में 4 पाई कैपिटल आर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई क्या हुआ हमारा, कैंसिल। देखो 4 पाई से 4 पाई हमारा क्या हुआ, कैंसिल, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। तो अब आपके पास फाई इक्वल कितना बच गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बच गया, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, गॉस की प्रमेय की उपपत्ति हो। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आप किसी भी बिंदु पर ये क्षेत्रफल आप यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, जहां पर भी आप क्षेत्रफल लोगे सबसे पहले आपको क्या करना है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और फिर जो भी आपने क्षेत्रफल लिया तो उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है और उस फ्लक्स का हमें क्या कर लेना है, समाकलन कर लेना है, ठीक है। तो आपको यहां पर मिल जाएगा कि कुल कितना फ्लक्स यहां से बाहर हुआ है, ठीक। बात समझ में आ गई। अच्छा चलिए, अगर समझ में आ गई तो एक न्यूमेरिकल भी लगा लें और एक न्यूमेरिकल लगाने के बाद हम इसको बिल्कुल कंप्लीटली समझें, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बता रहा है, कह रहा है कि 8.85 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज है और आवेश है तो इसको लिखते हैं Q से। आवेश कितना दे रहा है, Q बराबर 8.85 माइक्रो, कल बताया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइक्रो। अब कह रहा है कि ये रखा कहां गया है, तो R बराबर कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले के केंद्र पर रखा है। यानी हमने क्या किया, एक गोला बनाया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और उसके केंद्र पर हमने ये आवेश प्लस क्यू रख दिया। अब ये आवेश जब रखेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि इस आवेश के कारण पृष्ठ के बाहर वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो निकलने लगेंगी। अब वैद्युत बल रेखाएं तो सभी दिशाओं में निकल रही हैं। अगर वैद्युत बल रेखाएं सभी दिशाओं में निकलेंगी तो जो फ्लक्स बनेगा वो तो कुल निकालना पड़ेगा और कुल फ्लक्स कहां से मिलेगा, गॉस की प्रमेय से मिलेगा, है ना। तो वही कह रहा है संबंधित फ्लक्स की गणना करो, मतलब हमको फाई निकालना है और फाई कैसे मिलेगा, गॉस की प्रमेय से। क्या होता है, फाई इक्वल क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू की वैल्यू दे रहा है 8.85, क्यू की वैल्यू कितनी दे रहा है 8.85, माइक्रो को मतलब 10 की घात -6 अपॉन में आ जाओ भाई, अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान पता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, तो 8.85 से 8.85 खत्म और अब हमें क्या मिल गया 10 की घात -12 ऊपर जाएगा प्लस का होगा और ये बचेगा +6। तो यहां पर आपने फाई की जो वैल्यू निकाली वो निकाली 10 की घात 6। यूनिट आप लिख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। है सिंपल की नहीं है ना। अब इसी तरह से मान लो यहां पर अलग अलग और 2-3 आवेश रखे होते हैं। कह रहा है एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से ओरली बात कर लें कि एक वैद्युत, मान लो यही 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है जिसके भीतर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। क्या रख दिया, एक वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव पर एक तरफ -q और दूसरी तरफ क्या होता है +q चार्ज। तो अगर यहां पर हम q नेट निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, q नेट निकालेंगे तो -q प्लस q अपॉन 2 यानी 0/2 यानी नेट चार्ज क्या है 0। तो इस द्विध्रुव के कारण इस पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। कितने भी परिमाण का वैद्युत द्विध्रुव रख दो, अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके कारण बनने वाला जो फ्लक्स है वो हमेशा क्या रहेगा 0। और कारण पूछेगा तो हम बताएंगे ना क्यों 0 रहेगा, क्योंकि यहां पर जो परिणामी आवेश है जो q नेट है उसकी वैल्यू क्या है 0 है, उसकी वैल्यू क्या है 0 है। ठीक, समझ में आया। कॉपी करना है तो स्क्रीन पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का कह रहा है कि ये बताओ भाई कि रेखी आवेश का रेखी घनत्व क्या होता है।
आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। रेखीय का मतलब एक रेखा में, लीनियर। जैसे अगर हम मान लो एक लोहे की रॉड ले लेते हैं ये, और इस रॉड को हमने यहां से चार्ज दे दिया Q। अगर हम इस रॉड को यहां से चार्ज दे देते हैं Q, तो क्या वो चार्ज केवल यहीं बना रहता है? लोहे की है, मतलब धातु की है। अगर धातु को हम आवेशित करेंगे तो वो आवेश जो होगा वो पूरे धातु में क्या होगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। यानी अगर हम किसी धातु की छड़ को आवेशित करते हैं तो वो जो आवेश होता है वो पूरे छड़ में एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। और तब हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक बिंदु पे हमने आवेश दिया है, तब तो हम ये कहेंगे हमने पूरी छड़ को आवेशित कर लिया है। अब अगर हमने पूरी छड़ को आवेशित किया है तो इसी छड़ की एकांक लंबाई में, इसी छड़ की L बराबर 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश है, उस आवेश के परिमाण को हम कहते हैं रेखीय घनत्व, यानी आवेश का रेखीय घनत्व। तो हम क्या बताएंगे, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। अगर आपसे कहता है लैम्डा, तो आवेश के रेखीय घनत्व को हम प्रदर्शित कर रहे हैं लैम्डा से। अगर लंबाई 1 मीटर नहीं है, मान लो यही अब Q आवेश पूरी लंबाई में है, जिसकी लंबाई हमें कितनी दे रहा है, L, तो इस पूरे छड़ का रेखीय घनत्व क्या होगा, Q अपॉन L होगा, है ना। अब अगर कहता है परिभाषा के अनुसार तो L बराबर 1 मीटर ले लो। अगर L बराबर 1 मीटर ले लेंगे तो अब आप बता सकते हो कि भाई यहां पर हमने जितना भी आवेश दिया है वो सीधे आवेश किसके बराबर है, लैम्डा की। क्यों, क्योंकि L का मान कितना है, 1 मीटर। लेकिन हर बार तो आपको 1 मीटर लंबी रॉड नहीं दी जाएगी, तार नहीं दिया जाएगा, कभी 2 मीटर दिया जाएगा, कभी 10 मीटर दिया जाएगा, 50 सेंटीमीटर दिया जाएगा। तब आप क्या करोगे, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, है ना। तब उस दौरान यहाँ पर जो रेखीय घनत्व होगा वो कितना होगा, लैम्डा अपॉन एल, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन एल। लैम्डा क्या है, लैम्डा इस तार का रेखीय घनत्व है, यानी 1 मीटर की लंबाई में जितना भी आवेश आया। अब अगर मान लो कहता है कि लंबाई हमारे पास ज्यादा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, जितनी लंबाई है उस लंबाई में आप क्या करते हो, लैम्डा 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 जोड़ते जाओ, यही आ जाएगा। समझ रहे हो ना, कि जितनी बार आपको अगर दिया जाएगा उतनी बार आप लैम्डा 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 जोड़ लोगे, आपको मिल जाएगा कि टोटल लंबाई में कितना आवेश है ना। यानी टोटल लंबाई में Q बराबर लैम्डा इंटू एल आवेश होता है। कितना होता है, Q बराबर लैम्डा इंटू एल आवेश जो होगा वो यहां पर पाया जाएगा। कहां पर, जहां पर आपको लैम्डा पता है। लेकिन अगर लैम्डा निकालना है तो लैम्डा बराबर Q अपॉन एल। ठीक, कॉपी कर लो। परिभाषा याद रखना कि किसी चालक तार या किसी एक समान रूप से आवेशित चालक तार की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के परिमाण को हम क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से समझ लो कि किसी एक समान रूप से आवेशित तार की प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके कॉपी कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पर। कह रहा है कि किसी अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार है, यानी अब एक ऐसा तार दे दिया गया है जिसकी लंबाई क्या है, अनंत। अनंत लंबाई होने का मतलब कि मान लिया ये हमारे पास एक तार है जिसकी ना तो हमको नीचे की लंबाई तक पता है और ना ही हमको ऊपर की लंबाई पता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई तार दे दिया जाता है जो एक समान रूप से आवेशित है, मतलब मान लेते हैं धनावेशित है। अब अगर ये तार आपको दिया गया तो कहा जा रहा है कि अब ये बताओ कि इस तार से r दूरी पर इसके रेखीय घनत्व के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहा है ये तार जो आवेशित है, तो आवेश के कारण इससे कुछ दूरी पर, मान लेते हैं यहां पर कह देता है या यहां पर कह देता है या यहां पर कह देता है, कहीं पर भी एक बिंदु दे देगा और कहेगा इस बिंदु पर अब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करके बताओ। तो भाई आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र तो बनेगा ही बनेगा। अब कितना बनेगा, इसको करने के लिए क्या करेंगे, बहुत छोटा सा काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि इस चालक तार के चारों ओर हमने एक स्मॉल आर त्रिज्या और एल लंबाई के एक बेलनाकार
गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। सबसे पहला काम, यानी इस चालक तार के चारों ओर हमने क्या किया, चारों ओर का मतलब यहां से और यहां से हमने स्मॉल आर त्रिज्या, और त्रिज्या का मतलब ये स्मॉल आर है ना, यहां पर अगर त्रिज्या की बात करेगा तो ये हो गई स्मॉल आर, ठीक है। तो ये स्मॉल आर त्रिज्या और एल लंबाई के हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, नहीं हमने कल्पना कर ली। क्यों? क्योंकि तार से कुछ दूरी पे निकालना है तो आर दूरी पे मान लेते हैं। अब हमने जो यहाँ पर ये बेलनाकार पृष्ठ बना लिया है, इस पृष्ठ पर हम छोटे छोटे क्षेत्रफल ले लेते हैं। पहले हमने एक क्षेत्रफल ले लिया इसके पृष्ठ पर ये, और इसका परिमाण कितना है भैया, डीए है। एक क्षेत्रफल हमने ले लिया यहां पर, इसका परिमाण कितना है, डीए है, ठीक है। और एक चाहे यहां ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पृष्ठ की। अब ये जो क्षेत्रफल लिया है इसका क्षेत्रफल सदिश यहां पर होगा जिसे हम लिखेंगे वेक्टर डीए, इसका क्षेत्रफल सदिश यहां पर होगा जिसे लिखेंगे वेक्टर डीए। ये याद रखना बहुत ध्यान से। तो एक हमने बिंदु P के चारों ओर ले लिया और एक बिंदु Q के चारों ओर, ठीक। दूसरी बात कि इस पर जो भी आवेश है उस आवेश के कारण इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यानी जो भी आवेश है उस आवेश के कारण इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अब उस आवेश के कारण इससे जो भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उनकी दिशा क्या होगी, भाई धन आवेश है, धन आवेश के कारण जो भी वैद्युत बल रेखा होगी कहां होगी, बाहर की ओर। इसमें जो भी वैद्युत बल रेखा होगी कहां होगी, बाहर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि दिए गए गॉसियन पृष्ठ, दिए गए गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P तथा Q से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी दिए गए गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P व Q से संबंधित सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो भाई यहां पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो तो होगा डी फाई, और ये डिपेंड कहां पे कर रहा है, दो फ्लक्स पे। पहला एक फ्लक्स जो बन रहा है वो E इंटू डीए बन रहा है, और ये कहां पर बन रहा है, बिंदु P पर। दूसरा बन रहा है वेक्टर E डॉट डीए, और ये बन रहा है बिंदु Q। अब आप बताओ कि बिंदु P पर जो फ्लक्स बन रहा है उसमें इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0, यानी वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना है, 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जबकि यहां पर अगर हम एंगल लेंगे तो यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को ब्रेक करते हैं तो डी फाई इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, E इंटू डीए और इंटू में cos 0 मिल गया। जबकि यहां पर अगर हम ब्रेक करेंगे तो E इंटू डीए इंटू में cos 90, cos 90 वाला एलिमेंट क्या हो गया, cos 90 की वैल्यू 0, दूसरी भी वैल्यू 0। तो यानी आपको जो भी डी फाई E मिलेगा वो क्या मिलेगा, E इंटू डीए मिलेगा, और E इंटू डीए कहां मिल रहा है, इस पृष्ठ पे, यानी इसके केवल इस पृष्ठ पे मिलेगा। तो अगर इसी तरह से अब आपसे बोल देता है कि इस पूरे पृष्ठ पर कितना फ्लक्स हुआ, तो पूरे पृष्ठ पर फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, इस सूक्ष्म फ्लक्स का समाकलन करने पर, है ना, समाकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, पूरे पृष्ठ पर फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, समाकलन करने पर। चलिए समाकलन करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू ए, ठीक है। अब एक छोटी सी बात, ये ए किसका है, ए तो बेटा इस बार इस बेलन का है, क्षेत्रफल किसका है, इस बेलन का है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है
2 पाई आर और इनटू में क्या होता है एल, 2 पाई आर इंटू एल। समीकरण क्या हो गया फर्स्ट, समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, पृष्ठ तो पूरी तरह से बंद है ना, ये तार तो पूरी तरह से बंद है। अगर बंद है तो गॉस की प्रमेय लगेगी। क्या होगा गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये भी कुल फ्लक्स है, ये भी कुल फ्लक्स है। दोनों के मान हम आपस में क्या कर लें बराबर, दोनों के मान हम आपस में क्या कर लें बराबर। यानी क्या लिखेंगे, समीकरण एक व ठीक है, और इनटू में कितना आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में क्या आ जाएगा r। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब आप डेरिवेशन कर रहे हो, और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए केवल 5 नंबर का। ठीक है, समझ में आया, कॉपी कर लो। बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हो। जैसे अभी हमने आवेश का रेखीय घनत्व समझा, वैसे कह रहा है कि अब आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हो। और फिर उसके बाद कह रहा है कि किसी एक समान रूप से आवेशित अचालक प्लेट के पृष्ठ घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। देखो, रेखीय पृष्ठ घनत्व हमने क्या समझा था, रेखीय घनत्व हमने समझा था कि हमारे पास एक चालक तार था या रॉड थी, हमने उसको आवेश दिया तो वो आवेश पूरे पृष्ठ में या लंबाई में फैल गया। अब हमको मान लो कह देता है एक प्लेट है, मेटल की कोई धातु की प्लेट है, इसके हमने एक कोने को आवेशित किया। अब हमने आवेश तो केवल इस कोने को दिया, लेकिन वो आवेश क्या हुआ, धीरे से पूरे पृष्ठ में फैल गया। अब अगर पूरे पृष्ठ में फैल गया तो ये जो प्लेट है वो पूरी तरह से आवेशित हो गई। अब अगर ये पूरी तरह से आवेशित हो गई तो हम क्या करेंगे, तब हम ऐसी स्थिति में निकालते हैं इसका भी पृष्ठ घनत्व। क्या निकालते हैं, इसका पृष्ठ घनत्व। तो अगर अब हम इस प्लेट का पृष्ठ घनत्व निकालेंगे तो मान लो कह रहा है इस क्षेत्रफल में कितना पृष्ठ आवेश है, इस क्षेत्रफल में कितना आवेश है, इस क्षेत्रफल में कितना आवेश है। ठीक है, अब इस क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रफल में अगर आवेश देगा तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम निकाल लेते हैं पूरी प्लेट के लिए, और यहां पर हम निकालते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या निकालते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। और आवेश का पृष्ठ घनत्व को हम लोग प्रदर्शित करते हैं बेटा सिग्मा से। ठीक है, पृष्ठ घनत्व होता है पूरे पृष्ठ में कितना आवेश है और उस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। तो अब हम दूसरी तरह से इसको परिभाषित कर ले कि अगर हम क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर कर ले तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंपल सी बात लिखेंगे कि किसी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के परिमाण को हम कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। यानी किसी 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में जितना भी आवेश इकट्ठा हो जाएगा उस आवेश को हम क्या बोलेंगे, उसका पृष्ठ। क्या बोलेंगे, पृष्ठ घनत्व। फिर वही पुरानी बात कि आपको तो हर बार 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल नहीं दिया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रफल देगा।
तो वहां पर हम पृष्ठ घनत्व कैसे निकालेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, बात समझ में आई। कह रहा है इसका मात्रक अगर बताओ तो भाई सिग्मा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कह रहा है इसकी विमा बता दो क्या होती है, तो भाई सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए चल रहा है। क्यू की विमा क्या होती है, ए टी, और क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर। तो ये विमा क्या हो गई, एल की पावर -2 कोई समस्या, सिंपल है, आसान है। ठीक है, तो ये कॉपी कीजिए। लास्ट टॉपिक जो इसका है वो भी समझ लेते हैं जल्दी से फटाफट। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि एक समान रूप से आवेशित आचालक प्लेट। देखो प्लेटें अब आपको दो तरह से दे दी गई, एक दे दी गई मेटल की यानी धातु की, और एक दे दी गई अधातु की। अगर आपको कह रहा है कि कोई एक अधातु की आपको प्लेट दे रहा है और वो प्लेट भी आपकी एक समान रूप से आवेशित है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक धातु की प्लेट है और ये भी जो प्लेट है वो एक समान रूप से आवेशित है। तो एक समान रूप से इसको आवेशित करने का मतलब क्या हुआ कि सब जगह प्लस चार्ज है दोनों तरफ, इधर भी प्लस चार्ज है इधर भी प्लस चार्ज है पूरी तरह से। अब कह रहा है कि इस तरह से आवेशित जो प्लेट है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम भाई दोनों तरफ लेते हैं। हमने भी यहां पर वही काम किया कि एक हमने बिंदु ले लिया ये P पर और एक हमने बिंदु ले लिया ये कहां ले लिया, Q पर। ठीक है, आप सोचो कि अगर इस तरफ से कोई प्लेट आवेशित है, आचालक है, तो उस इधर ही केवल उसका प्रभाव मिलेगा, इधर आप टच करोगे तो उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आवेश का स्थानांतरण नहीं हुआ, आवेश एक तरफ से दूसरी तरफ चला नहीं। चालक होता तो आवेश स्वयं प्रवाह हो जाता, जहां आवश्यकता होती है वहां आवेश पहुंच जाता, लेकिन अचालक है इसलिए जिस पृष्ठ में जो भी आपका आवेश होगा वो केवल उस दिशा में ही अपना वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर पाएगा। तो मतलब अब हम मान लेते हैं कि इस आचालक प्लेट के दोनों तरफ हमने दो बिंदु ले लिए, एक P है और एक Q है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के चारों ओर हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया, यहां भी ले लिया और यहां भी ले लिया, और इन क्षेत्रफल का मान हो गया dA। क्या हो गया, dA, और इनका क्षेत्रफल सदिश हो गया इधर, जिसे हम लिखेंगे वेक्टर d। इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा जिसे हम इधर लिखेंगे वेक्टर d। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली बात करते हैं कि हमने इन पर आवेश दिखा, आवेश दिखकर बताया कि नहीं इसमें तो वैद्युत क्षेत्र भी है, और वैद्युत क्षेत्र इसके लिए इधर बाहर और इसके लिए इधर बाहर हो जाएगा कि नहीं होगा। तो अगर अब हम यहां पर इस आवेशित प्लेट के कारण प्लेट से r दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो वो फ्लक्स प्राप्त करना चाहते हैं तो कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे, एक P के कारण और एक Q के कारण। तो क्या लिखेंगे, आवेशित अचालक प्लेट के कारण बिंदु P तथा Q, बिंदु P तथा Q से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना मिलेगा, d फाई इक्वल में क्या आएगा, एक तो वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बिंदु P प्लस वेक्टर E डॉट वेक्टर dA और ये कहां पर बिंदु, दोनों सेम रहेंगे क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो ये आ गया E इंटू DA प्लस ये आएगा E इंटू DA, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, यहां पर बता देना। ठीक है, तो यानी d फाई E आपको कितना मिलेगा, d फाई E इक्वल आ जाएगा 2 इंटू E इंटू D, है ना। अब निकालना है कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स कैसे मिलेगा, फिर से वही समाकलन करने पर, क्या करने पर, इसका दोनों पक्षों। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे क्या आ जाएगा 5e, इसका समाकलन करेंगे 2e
इनटू में क्या आ जाएगा ए, समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? बिल्कुल। अब अगर हम बात करते हैं कि पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, यानी आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स हमको कितना मिलेगा? फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण क्या हो गया? 2। अब आप बताओ कि ये दोनों बराबर नहीं है ना बराबर? तो क्या लिखेंगे यहां पर? समीकरण एक व दो से अगर आप दोनों समीकरणों को बराबर कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 2e इंटू ए इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन मिलेगी। यानी E बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी E इक्वल हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? छोटा सा काम कर सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन ए। अब Q अपॉन ए को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? सिग्मा, यानी E इक्वल आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यानी किसी भी अचालक प्लेट के कारण जो भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका परिमाण कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अगर यही चालक होती तो इस पृष्ठ का अलग होता, इस पृष्ठ का अलग होता, और चालक प्लेट के कारण हम यहाँ पर जो भी E निकालते वो हमारे पास होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी चालक प्लेट के लिए जो भी वैद्युत क्षेत्र मिलता है वो मिलता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इसको भी आप समझ लीजिए। कॉपी करना है आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास आपकी हो गई है आज समाप्त। ठीक है, और अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक आप जो भी आपके पुराने चैप्टर पढ़ाए गए हैं उनका रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप मैसेज डालिए, ठीक है, सॉल्यूशन देते हैं। थैंक यू।